हैं वो लाइन है होते भैया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी कल एक क्लास आ चुकी है तरंग प्रकाश की, क्लास नंबर 1, और उसी के बाद हम जो है आज अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करने आए हैं। देखो कौन है, उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करने आए हैं। और कल हमने जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं, विफलताएं और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा हमने जो है परावर्तन की व्याख्या करी है। ठीक, आज जो है उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अपवर्तन को सीखेंगे। और हमने आपसे कहा था कि अगर आप हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़े हैं, अगर हमारे ऑफलाइन बैच से आप जुड़े हैं तो आपको जो है नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नोट्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा ये रिवीजन पोर्शन चल रहा है और हमने जो है पहले रिवीजन इसका कर लिया है। ठीक, तो अगर आप जो है यही चैप्टर हमसे पहले पढ़ चुके हैं तो आपकी जो नोट्स रखी होगी वो नोट्स को जो है अपने साथ रखें और जो कुछ हम बताते जा रहे हैं अपनी नोट्स से मैच करते जाइए। अगर जो पॉइंट आपको अलग से नहीं मिल रहा है तो आप उसकी केवल नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारी जो क्लास आज की होने वाली है भैया, तो ये क्लास नंबर 2 है हमारी। जो हमारा चैप्टर तरंग प्रकाश की चल रहा था तो उसकी हमारी क्लास नंबर 2 है। कल क्लास नंबर 1 हम कर चुके हैं और उसमें जो है आप लोगों के कमेंट भी आए हैं। एक कमेंट हमारा आया है कि मतलब रसायन विज्ञान में हमको जो है प्रयोगशाला विधि करवानी है। तो जैसे ही हमारा ये लेसन समाप्त हो रहा है उसके बाद हम अपनी अगली क्लास प्रयोगशाला विधि की लगा देंगे। मुश्किल से मुश्किल हमको 8 से 9 प्रयोगशाला विधि हमको करनी है और उन्हें करने के बाद आपके एग्जाम में प्रयोगशाला विधि से कोई भी जो है क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में जो है हमारे चैप्टर का नाम क्या है, तरंग प्रकाश की। आज हम सीखने वाले क्या हैं, आज जो हम सीखने वाले हैं भैया, तो हमको उसमें ये सीखने को मिलेगा, हमको उसमें सीखने मिलेगा एक समतल सतह द्वारा एक समतल तरंग का परावर्तन है। परावर्तन तो हम कल कर चुके हैं, आज हम सीखेंगे क्या, अपवर्तन। आज हम क्या सीखेंगे भैया, आज हम अपवर्तन सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, अपवर्तन सीखने वाले हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे अपवर्तन। आज हम क्या सीखेंगे, हाइगेंस के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या, ये हमको सीखना है आज। और इसके बाद हाइगेंस के सिद्धांत पर परावर्तन की व्याख्या, ये हम लोग कल कर चुके हैं। ठीक, इसको अच्छे से, और ये हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपवर्तन और परावर्तन का टॉपिक जो है हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आज जो है हम कुछ अपने न्यूमेरिकल भी यहाँ पर आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन हमारे पास, मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। ठीक, आपके पास 20 से 25 दिन का समय बचा है आपके यूपी बोर्ड 2025 के लिए। और अगर आप जो है अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको अब ठानना होगा कि अगर आपने जो अपने दिल से हार मान लिया, अपने मन से हार मान लिया, तो आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक, लेकिन अभी आपके पास 20 से 25 दिन का समय है। इस 20 से 25 दिन में आप जो है दिन रात एक करके एक अपने अच्छे भविष्य की ओर अपनी जो है उम्मीदों को बढ़ा सकते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, हमको जो है हाइगेंस है यहाँ पर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ठीक, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, और आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा नहीं 3 बार 4 बार, जितनी बार आपकी इच्छा है उतनी बार आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप क्लास को देख रहे हैं तो ईमानदारी से क्लास को देखिए और लास्ट तक क्लास को देखिए। इस क्लास से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली एग्जाम से, ठीक, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। ठीक,
सबसे पहले हमारे पास क्या भैया, एक समतल पृष्ठ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक समतल पृष्ठ है जिसका नाम है हमारे पास जेड जेड डैश। क्या नाम है भैया, जेड जेड डैश। ठीक है, इस पर हमारे पास एक तरंगाग्र है, एक क्या भैया, तरंगाग्र है। इस पर हमारे पास क्या भैया, एक तरंगाग्र है। ये इसका क्या है, अभिलंब है। ये इसका क्या है भैया, अभिलंब है। यहाँ पर हमारे पास क्या है भैया, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरी तरंगाग्र है। क्या है, दूसरी तरंगाग्र है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको चित्र को अच्छे समझते हैं और फिर चित्र को समझने के बाद फिर हम आगे चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। ये इसका अवलंब है। ठीक, जो हमारा तरंगाग्र है वो हमारा जो है समतल है, वो 3D के आकार का है। हमने यहाँ पर ऐसे जल्दबाजी में बना दिया है, वो 3D के आकार का है। हमारे पास ये 2 अभिलंब हैं। ठीक, अब इसको हम ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। देखो, ये सिरा हमारा क्या है, ए है। ये सिरा हमारे पास क्या है, बी है। ये सिरा हमारे पास क्या है भैया, बी है। ठीक, हमको पता है कि जब ये पृष्ठ से टकराएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। ये जब टकराएगी तो इसका क्या हो जाएगा भैया, अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ठीक, इसकी जो है दिशा ये है और इसकी जो है वो दिशा ये है। ठीक, अब इनको हम नाम दे देते हैं। अगर यहाँ पर ये ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये बी है तो ये क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास ये बी डैश हो जाएगा। ठीक, बी डैश हो जाएगा। जल्दी से इनके एंगल की बात कर लेते हैं। इनके एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक, जो एंगल इनका है, अगर ये हमारे पास किरण आ रही है, ये वाली किरण अगर आ रही है तो ये हमारे पास क्या है, आपतन कोण है। क्या भैया, आपतन कोण है। ये हमारे पास है आपतन कोण, ये आपतन कोण है। तो अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 - I हो जाएगा। तो उसी हिसाब से हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा भी I ही हो जाएगा, जैसा कि हमने कल बताया था परावर्तन वाले केस में। क्या बताया था भैया, परावर्तन वाले केस में। उसी प्रकार से हमारे पास ये क्या भैया, हमारे पास ये क्या है, ये R है। अपवर्तन कोण क्या है, R है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अपवर्तन कोण, ये हमारे पास अपवर्तन कोण R है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 - R हो जाएगा। इसलिए हमारा ये कोण कितना हो जाएगा भैया, हमारे पास R ही बचेगा। ठीक, और ये बात जो है हम कल जब परावर्तन की व्याख्या कर रहे थे वहाँ से हमने जो अच्छे से इसको समझा है। तो ये हमारे पास कोण कितना है, ये R है। ये हमारे पास क्या है, R है। ठीक, अब बहुत ही आराम से हम जो है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज कुछ दिक्कत कर रहा है क्या, चलो सबसे पहले जो है हम इसका माना फलाना लिखेंगे। और इसका माना फलाना है क्या भैया, देखो हमारे पास एक तरंगाग्र है। ठीक, ए बी एक तरंगाग्र है और उसमें जो है ए सिरा जेड जेड डैश पर क्या होता है, आपतित होता है। जो ए सिरा है वो जेड जेड डैश पर क्या होता है, आपतित होता है। जो हम बोल रहे हैं यही आपको माना में लिखना है। ठीक, आप अपने आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, हमारे पास एक तरंगाग्र क्या है, ए बी है, जिसमें से ए सिरा जो है जेड जेड डैश पर क्या होता है, आपतित होता है। जितने समय में
जितने समय में सिरा बी से बी डैश पे पहुंचता है उतने समय में सिरा ए डैश पर पहुंच जाता है। जो हम बोल रहे हैं यही आपको माना फलाना में लिखना है। ठीक, हमारे पास एक तरंगाग्र क्या है, ए बी है। ए बी का जो सिरा ए है वो जेड डैश पर क्या होता है, आपतित होता है। क्या होता है भैया, आपतित होता है। जितने समय में तरंगाग्र बी जो सिरा बी है वो बी से बी डैश पहुंचता है उतने ही समय में हमारा तरंगाग्र ए से ए डैश पर पहुंच जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या है, दोनों के हमारे समय क्या है, बराबर हैं। ये हमारे पास माध्यम क्या है, 1 है, और ये हमारे पास माध्यम क्या भैया, 2 है। ये माध्यम क्या है, V1 है, और ये माध्यम पास क्या है, V2 है। क्या भैया, V2 है। यहाँ पर हमने कल बताया था कि दोनों के लिए समय हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। B से B डैश तक जाने में लगा समय बराबर A से A डैश तक जाने में लगा समय, यहाँ पर आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं भैया, B से B डैश तक, B से B डैश तक, B से B से B डैश तक जाने में लगा समय बराबर A से A डैश तक जाने में लगा समय, A से A डैश तक जाने में लगा समय। अब हमको पता है कि हमको क्या मालूम है कि दूरी बराबर हमको मालूम है चाल गुणे समय। दूरी बराबर हमको क्या मालूम है, चाल गुणे समय। यहाँ पर अलग अलग माध्यम की चाल हमारी क्या है, पहले माध्यम की चाल V1 है, दूसरे माध्यम की चाल क्या है, V2 है। दूसरे माध्यम की चाल क्या है, V2 है। दोनों के लिए हमारे पास समय क्या है, समय हमारे पास दिया भैया T दिया है। कितना दिया है, T दिया है। ठीक, तो देखो जल्दी से देखो, हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस सूत्र को हम जानते हैं भैया, ठीक है, इस सूत्र को हम जानते हैं। तो यहाँ से हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दूरी क्या है, हमारे पास दूरी है ए डैश। हमारे पास दूरी क्या है भैया, ए डैश। तो दूरी हमारे पास क्या है भैया, ए डैश बराबर ए डैश। ये हमारे पास ए डैश है, इसके लिए चाल हमारे पास क्या है, V2 है। चाल क्या है, V2। तो V2 और गुणे समय क्या है, ये T हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमारे पास दूरी क्या है भैया, BB डैश। दूरी क्या है हमारे पास, BB डैश। BB डैश के लिए हमारे पास चाल क्या है, V1, और समय क्या है, T। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीधे, कहाँ पे चलते हैं भैया, अपने त्रिभुज नंबर कहाँ पे, A B में। ये B डैश है भैया आपका, A B डैश में। देखो त्रिभुज A B डैश में, त्रिभुज A B डैश में। ये हमारे पास कोण क्या है, I। ये कोण क्या है, I। तो अगर यहाँ से हम साइन I निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, साइन I। तो अगर साइन I निकालेंगे तो आपको पता है कि जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने वजह क्या होती है, हमारी लंब होती है। तो यहाँ पर लंब क्या हमारे पास, BB डैश। लंब क्या है, BB डैश, और बटे कर्ण। ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, 90 डिग्री। तो इसके लिए ये क्या करेगा, कर्ण का काम करेगा, कौन सा, AB डैश। ठीक, साइन I बराबर क्या हो जाएगा भैया, BB डैश बटे AB डैश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं भैया। कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3। उसके बाद इधर त्रिभुज A डैश B डैश में, देखो त्रिभुज A डैश B डैश में, त्रिभुज A डैश B डैश में। तो देखो हमारे पास कोण कौन सा है, R के लिए हमारे पास लंब कौन होगा, A डैश, और इसका कर्ण क्या होगा, कर्ण। इसका कर्ण क्या हो जाएगा, AB डैश। क्या हो जाएगा भैया, देखो साइन R बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारे पास A डैश है और कर्ण क्या है भैया, AB डैश। ठीक, इसका मान लें समीकरण नंबर 4। इसका मान लें समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 भाग समीकरण
4। समीकरण 3 को हम समीकरण 4 से भाग करेंगे, तो समीकरण 3 हमारी क्या है, साइन आई बटे समीकरण 4 क्या है, साइन आर बराबर, पीछे क्या है लिखा है, बी डैश बटे ए बी डैश, बी डैश बटे ए बी डैश बटे ये क्या है, ए डैश बटे ए बी डैश। बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होगी, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई होगी, तो जब बाहर बाहर की मल्टीप्लाई होगी तो ए बी हमारा जाएगा ऊपर, जिससे हमारा ए बी से ए बी हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो गया हमारे पास, बी बी डैश बटे ए डैश बटे ए डैश, बी बी डैश बटे ए डैश। अब देखो इनके मान हम पीछे निकाल चुके हैं, बी बी डैश का हमने मान निकाला है V1t और ए डैश का मान निकाला है V2t। ठीक, देखो साइन आई बटे साइन आर बराबर, बी बी डैश का हमने मान निकाला है V1t बटे ए डैश का मान निकाला है V2t। ठीक, यहाँ से t से t हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, V1 बटे V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, V1 बटे V2। और हमको पता है कि एक ही माध्यम में जो हमारी चाल होती हैं वो क्या होती हैं, नियत होती हैं। तो V1 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, V2 हमारा क्या हो जाएगा भैया, वो भी नियत हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के V1 हमारा V2 क्या हो जाएगा, कुल मिला के V1 हमारा V2 क्या हो जाएगा भैया, वो हमारा नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियतांक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन आई अपान में साइन आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा भैया, बराबर हमारा नियतांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियतांक। और यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। कल हमने जो है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का जो गुण पढ़ा था, तो उस गुण में हमने पढ़ा था कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। तो हमने कल जो है परावर्तन की व्याख्या की थी और आज जो है हमने अपवर्तन की व्याख्या कर ली है। कल हमने परावर्तन की व्याख्या की थी भैया, आज हमने जो है अपवर्तन की व्याख्या कर ली है। ठीक है, तो अगर बाई चांस थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आया तो उसको वीडियो को एक बार पीछे करें और पीछे करके दोबारा से फिर से देखने का प्रयास करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। ठीक, ये डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन है, ठीक है, ये जो डेरिवेशन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, कल वाला जो हमने बताया था, कल वाला बताया था, और ये आज वाला, ये आपका वेरी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको आप काफ़ी अच्छे से करेंगे भैया। ठीक है, इसको आप काफ़ी अच्छे से करेंगे। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया। हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या ये कर चुके हैं। ठीक, ये आपका होमवर्क है। अब यहाँ पर जो है आप एक बार फिर से अपना प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अच्छे से इसको जो है आप रिवाइज करेंगे और बिल्कुल इसके तैयार कर लेंगे। तो हमने जो 2 पॉइंट आपको बता दिए इस चैप्टर से जो आपके निकले हैं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, इसको कर लेंगे अच्छे से। आगे चलते हैं भैया, आगे कुछ न्यूमेरिकल इनके वो कर लेते हैं देखो न्यूमेरिकल देखो भैया, इनका क्या दिया है, कांच का अपवर्तनांक 15 है। कांच का अपवर्तनांक भैया n से लिखते हैं। यहाँ पे n का मान कितना दिया है, 15 दिया है। कितना दिया है, 15। कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, कांच में प्रकाश की चाल, यहाँ देखो भैया हमारे पास कांच क्या है, एक प्रकार का माध्यम है। ठीक, कांच क्या है, एक प्रकार का माध्यम है। कल की क्लास अगर आप लोगों ने देखी है तो वहाँ पर हमने बताया है कि अगर माध्यम में प्रकाश की चाल हमको निकालनी है तो प्रकाश की चाल का फार्मूला क्या होता है, V बराबर C/N। ये हमने कल बताया है, V बराबर C/N। ठीक, तो देखो यहाँ से निकाल लेते हैं भैया। V बराबर C का मान कितना है, ये देखो C का मान लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दी गई, तो 3 × 10⁸ डिवाइड में n कितना दिया है, 1.5। तो कट कर दें, कितना है बा 2 से, तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी वाले का कि हाँ निर्भर करती है। हाँ निर्भर करती है। यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा जलता है? ठीक, तो यहाँ पर भैया आप लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि अलग अलग रंग के लिए प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। लिखा है क्या कांच में प्रकाश की चाल प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है? तो इसका जवाब आएगा हाँ निर्भर करती है। अलग अलग रंग के लिए प्रकाश की चाल का मान अलग अलग होता है। फिर आपसे पूछा गया है लाल तथा बैंगनी में से कौन सा रंग प्रिज्म में धीमा चलता है? ठीक, तो आप इसका जवाब देंगे कि बैंगनी रंग की जो चाल है, बैंगनी रंग की जो चाल है वो क्या होती है? लाल रंग से धीमी होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये भी आपका जो है न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका न्यूमेरिकल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जो कुछ जितने भी थ्योरी हम पढ़ते जा रहे हैं उसी थ्योरी पर हम अपने न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्षीय 589 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। ठीक है, जल की सतह पर आपतित होता है। ए क्वेश्चन पूछा गया परावर्तित, बी पूछा गया है अपवर्तित प्रकाश के तरंग दैर्घ्य। ठीक, तरंग दैर्घ्य पूछा गया है, आवृत्ति पूछा गया है और चाल पूछी गई। तीन चीजें आपसे पूछी गई। जल का अपवर्तनांक आपको कितना दिया है? 1.33 दिया है। कितना दिया भैया? 1.33। तो देखो आपसे दो कंडीशन पूछी गई, आपसे दो कंडीशन पूछी गई। कंडीशन नंबर एक कौन से केस में? परावर्तन वाले केस में ये, और दूसरे में अपवर्तन वाले केस में। एक परावर्तन वाले केस में और दूसरे में अपवर्तन वाले केस में। ठीक है भैया, तो सबसे पहले आपको निकालना तरंग दैर्घ्य। तो हमने कल परावर्तन पढ़ा था कि जिस माध्यम प्रकाश किरण आती है उसी में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो हमने कल आपको बताया था कि अगर प्रकाश मतलब अगर तरंग उसी माध्यम वापस लौट के जा रही है तो तरंग दैर्घ्य का मान हमारा नहीं बदलता है। तो यहाँ पर जो तरंग दैर्घ्य का मान हमारा हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 589 नैनोमीटर। ठीक है, 589 नैनोमीटर। उसके बाद हमको निकालनी है आवृत्ति, और क्या निकालनी है? चाल। अगर तरंग दैर्घ्य का मान नहीं परिवर्तित हो रहा है तो चाल v का भी मान परिवर्तित नहीं होगा। चाल v का भी मान परिवर्तित नहीं होगा। चाल कितनी हो जाएगी हमारी? चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कितनी हो जाएगी भैया? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब उसके बाद हमको निकालना है, उसके बाद क्या निकालना भैया? हमको निकालना है आवृत्ति मतलब f। आवृत्ति निकालना है f। तो f का सूत्र क्या होता है? v बराबर f इंटू लैम्डा। क्या होता है भैया? v बराबर f इंटू लैम्डा। तो f बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? v बटे लैम्डा आ जाएगा। f बराबर v बटे लैम्डा। बताओ v का मान कितना दिया है हमारे पास? v अभी हमने निकाला है 3 × 10⁸ कितना है? 3 × 10⁸। लैम्डा कितना है? ये दिया हमारे पास 589 × 10⁻⁹ कैलकुलेशन कर लेना, आपका जो आंसर हर्ट्ज में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा परावर्तन वाले केस में। ठीक है, ये हो गया हमारा भैया परावर्तन वाले केस में। किस में हो गया भैया हमारा? ये हो गया हमारा परावर्तन वाले केस में। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं भैया। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपवर्तन वाला केस। क्या देखते हैं? अपवर्तन वाला केस। ठीक, अपवर्तन वाले केस में कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमको मालूम था कि जो इनकी तरंग दैर्घ्य है अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होती है। अगर यहाँ पे लैम्डा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? लैम्डा डैश हो जाएगी। ठीक, और हमने जो है इसका कल डेरिवेशन भी किया था। क्या किया था? लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे
कौन सा वाला, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन वाला। कौन सा वाला भैया, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन वाला। तो देखो लैम्डा डैश का हमको मान निकालना है, ठीक, मतलब तरंग दैर्घ्य निकालना है। क्या निकालना है, तरंग दैर्घ्य निकालना है। लैम्डा कितना है हमारे पास, 589 गुणे 10 की पावर 9 हो जाएगा, 10 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में एन हमारे पास कितना है, एन अपवर्तनांक कितना दिया है, तो 1.33। इसको आप हल करेंगे तो अपवर्तन वाले केस में आपकी क्या आ जाएगी भैया, अपवर्तन वाले केस में आपकी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया, अपवर्तन वाले केस में आपकी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, ठीक, अपवर्तन वाले केस में आपकी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना है आवृत्ति, ये तरंग दैर्घ्य है, इसके बाद निकालना भैया हमको आवृत्ति निकालना है, आवृत्ति। तो आपको बता दें भैया कि एक माध्यम से अगर हम दूसरे माध्यम में जा रहे हैं तो आवृत्ति हमारी चेंज नहीं होती है, तो हमारा आवृत्ति का मान, जो मान हमारा यहाँ आएगा वही मान हमारा आवृत्ति का वहाँ पर भी आएगा, ठीक है भैया। जो मान हमारा यहाँ आएगा वही मान हमारा आवृत्ति का वहाँ पर भी आएगा, ठीक। इसके बाद हमको निकालना है चाल। तो चाल कैसे निकालेंगे, V बराबर C अपान N से। V हमको निकालना है, सी कितना, 3 गुणे 10 की पावर 8 और N कितना है 1.33। बताओ क्या दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, कोई प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं है भैया किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक, इसका चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा है लाल एवं नीले प्रकाश की निर्वात में, दूसरा क्वेश्चन है कांच में चाल ज्ञात कीजिए। कांच का नीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.665 है एवं लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कितना है 1.645 दिया है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। हमारे पास अलग अलग रंग हैं, एक लाल है एक नीला है, और दोनों अलग अलग रंगों में हमको निर्वात में और अलग अलग माध्यम हमको चाल बतानी है। कांच में चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करेंगे, निर्वात की बात करेंगे, तो निर्वात में मेरी चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पहले का आंसर हो गया भैया इसका। अब आपसे पूछा गया है कि कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में हमको चाल निकालना है, क्या निकालना भैया, कांच में हमको चाल निकालना है। तो देखो कांच में कैसे निकालेंगे, लाल रंग के लिए चाल V बराबर क्या हो जाएगा, C/N। कितना हो जाएगा भैया हमारे पास, C/N। तो C हमारे पास कितना है, 3 गुणे 10 की पावर 8, और हमारे पास N कितना है, लाल रंग का जो है अपवर्तनांक कितना है, लाल प्रकाश के लिए कितना है 1.645 है, कितना है 1.645। इसको अगर हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है कि कह रहे हैं कांच का नीले प्रकाश के लिए ये दिया है, लाल प्रकाश के लिए दिया है, लाल एवं नीले प्रकाश की कांच में चाल ज्ञात कीजिए। तो ये तो लाल की हो गई। अब देखो भैया नीले रंग की प्रकाश की चाल, नीले रंग की प्रकाश की चाल, तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8, और वह किससे भाग कर देंगे 1.665 से। बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा भैया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हल कर लेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक। निर्वात के लिए हमारा ये है, लाल रंग के लिए V बराबर क्या होता है C/N, C कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8, और लाल के लिए जो है, लाल के लिए वो तो नीले के लिए, लाल के लिए कितना है 1.645, तो अपवर्तनांक 1.645 से भाग कर देंगे भैया, ठीक है। इसका नीले रंग के लिए प्रकाश की चाल का सूत्र क्या होगा, V बराबर C/N ही, दोबारा सूत्र ही लगेगा। तो C का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8, और N का मान कितना है अगली बार इसके लिए, तो 1.665 हो जाएगा, ठीक, रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप अपने आप करिएगा, ठीक है, तो इससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी।
हम करेंगे तो हमारी मजबूत होगी। देखो लिखा है किसी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 0.00006 सेंटीमीटर है। इस तरंग दैर्घ्य को माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में व्यक्त कीजिए। इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जल में क्या होगी यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है। देखो भैया ये हमको तरंग दैर्घ्य दी गई है, कितनी है 0.00006। ठीक है, दशमलव अगर यहाँ लाएंगे 1 2 3 4 5 तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 6.0 गुणे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम 5 जीरो उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.0 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक, आपको पता है कि अगर हम सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं भैया, ये तो पता है। सेंटीमीटर से अगर मीटर में जाएंगे 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये करते हैं 6.0 गुणे 10⁻⁻5 लिखा है और 10⁻2 से और गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा लैम्डा बराबर 6.0 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -7 मीटर। कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 मीटर। तो ये डाटा जो हमारा है हमने मीटर में निकाल लिया, हमने मीटर में निकाल लिया। अब आपसे पूछा गया है कि इस तरंग दैर्घ्य को माइक्रोन आपको मालूम है कि एक जो माइक्रोन होता है वो 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो 1 मीटर हमारा किसके बराबर आ जाएगा भैया 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। 1 मीटर में कितने हो जाएंगे 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। ठीक, तो देखो भैया अगर यहाँ से लैम्डा बराबर 6.0 गुणे 10 की पावर हमारे पास -7 लिखा है, अगर यहाँ पर कितने से गुणा करा देंगे 10 की पावर 6 से तो हमारा जो मान आ जाएगा वो माइक्रोमीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भैया माइक्रोमीटर में। ठीक, तो इसको हल कर देंगे कितना हो जाएगा 6.0 गुणे 10 की पावर -1 माइक्रोमीटर। ठीक, लैम्डा का जो मान आपका दिया है वो 6.0 गुणे 10 की पावर -7 मीटर दिया है। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम में बदलिए। क्या पूछा गया भैया कि एंगस्ट्रॉम में बदलिए। तो आपको मालूम होना चाहिए भैया कि एक एंगस्ट्रॉम जो हमारा होता है वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 10 की पावर -10 मीटर के। तो अगर हम 1 मीटर की बात करेंगे भैया तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे 10 की पावर 10 मीटर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10 की पावर 10 मीटर। तो रख देंगे यहाँ पर लैम्डा बराबर 6.0 गुणे 10 की पावर -7 हमको दिया है, 10 की पावर 10 से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो लैम्डा हमारी तरंग कितनी आ जाएगी 6.0 गुणे 10 की पावर कितनी 3 एंगस्ट्रॉम की आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भैया 3 एंगस्ट्रॉम की आ जाएगी। ठीक है, 3 एंगस्ट्रॉम की आ जाएगी। ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जल में क्या होगी। तरंग दैर्घ्य जल में क्या होगी। तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा गया, लैम्डा डैश का मान पूछा गया है। एक लैम्डा हमको दिया है, दूसरा लैम्डा डैश का मान पूछा गया। तो लैम्डा डैश बराबर क्या होता है λ/n। कितना हो गया, तो लैम्डा डैश हमको निकालना है। लैम्डा का मान दिया कितना भैया, लैम्डा कितना दिया है, लैम्डा कितना दिया है तो 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर। 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर। और बटे में कितना आ जाएगा n, अपवर्तनांक कितना 4/3। इसको हल कर लेंगे भैया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपने कर लेना। 3 ऊपर जाएगा, 3 छक्का 18 हो जाएगा, 18/4 अपने हिसाब से भैया हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस चैप्टर पर कुछ हमारे न्यूमेरिकल थे, ठीक, जो कि ऐसे होने हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे। मन में जिस तरह की धारणा होती है, धारणा करो यहाँ पे भैया, मन में जिस तरह की धारणा होती है चरित्र भी उसी हिसाब से निर्मित होता है। आपकी मानसिकता जैसी है तो सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपकी मानसिकता भैया निगेटिव है
तो सामने वाला व्यक्ति आपको निगेटिव दिखाई देगा, और अगर आपकी मानसिकता पॉजिटिव है, ठीक, तो सामने वाला व्यक्ति आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक, तो वो 10 दिन से नहाया हुआ नहीं है, तो मतलब गंदा है, ये है, वो है, तो इसका मतलब ये है कि गंदा तो इंसान है ही, तो उससे तो मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो है गंदगी आपके विचारों में है। अगर उसको हम जो है देख पा रहे हैं कि मतलब वो इंसान बताओ 10 दिन से नहीं नहाया तब भी जो है इतना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है, तो ये हुई पॉजिटिविटी। और अगर वो तुरंत इंसान नहा के आया है, तुमको लग रहा है कि 10 दिन से नहीं नहाया है, तो ये दिमाग की क्या होती है, निगेटिविटी, ठीक। तो आपका नज़रिया ही तय करता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर आप उसको पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर निगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं तो निगेटिव है, ठीक। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नज़रिए से देख सकते हैं। लिखा है मन में जिस तरह की धारणा होती है, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हमारे दिमाग में चल रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी आपको वैसा ही दिखाई देगा, ठीक। सामने वाला व्यक्ति भी आपको वैसा ही दिखाई देगा। चलो अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं, प्रकाश का व्युत्करण, ठीक। हमने कल एक घटना पढ़ी थी इसकी, ठीक। प्रकाश का व्युत्करण इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का व्युत्करण, ठीक। अब बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से इसका एक डेरिवेशन आता है, तो वो हम बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से उसको समझेंगे, ठीक। डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको बार बार आप करें, और तब तक करें जब तक आपसे ना हो जाए। 2 बार देखें उसको, 3 बार देखें उसको, 4 बार देखें, जब तक आपसे नहीं हो पाया तब तक देखें। देखते हैं क्या भैया व्युत्करण में। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की, आवृत्ति एक होना चाहिए, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत ही कम अथवा शून्य होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, ठीक। व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? संपोषी व्यतिकरण, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? जिन बिंदुओं पर तीव्रता लगभग शून्य होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसको जो यहाँ पे लिखा है इसको हम दोबारा समझने का प्रयास करते हैं ध्यान से। देखो इसमें क्या बताया गया है, देखो ठीक। इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं प्रकाश हमारा जो है एक तरंग के रूप में चल रहा है। तरंग के रूप में अगर चल रहा है तो यहाँ क्या उत्पन्न हो रहे हैं? तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं। तरंगाग्र के बारे में हमने कल जाना था अच्छे से, ठीक। क्या उत्पन्न हो रहे हैं भैया? तरंगाग्र, ठीक। अब जो ये तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको भैया मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे होता है शून्य। जो शून्य से हमारी उच्चतम स्थिति होती है, उच्चतम स्थिति, इसको क्या बोलते हैं? शृंग। क्या बोलते हैं भैया? शृंग। क्या बोलते हैं? शृंग। यार जो निम्नतम स्थिति होती है इसको गर्त बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या है? शृंग है, ये शृंग है, ये शृंग है। ऐसे ये क्या है भैया? गर्त है। ये क्या है? गर्त है। ये क्या है? गर्त है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर शृंग से शृंग मिल रहे हैं या गर्त से गर्त मिल रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारी तीव्रता होगी जो तीव्रता हमारी होगी, ठीक, वो क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी भैया? वो तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। इसका उल्टा कर दें, अगर शृंग गर्त से मिल रहा है या गर्त शृंग से मिल रहा है, ठीक। शृंग और गर्त क्या होते हैं हमने आपको बता दिया, ठीक। अगर शृंग शृंग से मिल रहा है और गर्त गर्त से मिल रहा है तो यहाँ पे तीव्रता हमारी क्या होगी? अधिक होगी। अगर शृंग गर्त से मिल रहा है या गर्त शृंग से मिल रहा है, यहाँ पर दोनों क्या है? समान कला में है, ठीक। यहाँ पर दोनों क्या है? समान कला में नहीं है, तो यहाँ पे हमारी तीव्रता क्या हो जाएगी भैया? तीव्रता हमारी कम हो जाएगी,
क्या हो जाएगी, तीव्रता हमारी कम हो जाएगी। यहाँ पर तीव्रता हमारी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक, तीव्रता कम हो जाएगी, यहाँ पर तीव्रता अधिक हो जाएगी। तो ये वाली जो स्थिति हमारी उत्पन्न होगी इसको बोलते हैं हम संपोषी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं भैया, संपोषी व्यतिकरण। इसको हम क्या बोलते हैं भैया, विनाशी व्यतिकरण। ठीक, अब यही चीज़ को हम अच्छे डेरिवेशन के हिसाब से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कौन है, इसको हम एक डेरिवेशन के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर तरंग का समीकरण निकालें, तरंग का समीकरण, ठीक, यहाँ से आप बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करें। ठीक, ये जो चीज़ बताने जा रहे हैं आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, ठीक, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये जो दो हमने समीकरण लिखी हैं ये तरंग के समीकरण हैं। ठीक, और लिख देंगे, माना दो तरंगों के समीकरण क्रमशः y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी तथा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, जिसके आयाम, ये हमारे आयाम हैं, जिसके आयाम क्रमशः a1 तथा a2 हैं और जिसके विस्थापन क्रमशः y1 तथा y2 हैं। ठीक, जो बताए वही आपको लिखना है, जिसके आयाम a1 तथा a2 हैं और जिसके विस्थापन y1 तथा y2 हैं। ठीक, तो ये a1 हो गया, a2 हो गया, y1 तथा y2 हो गया। हमारे पास एक समीकरण है, ठीक है, और एक दूसरी समीकरण है। अगर यहाँ से भैया हम परिणामी तीव्रता y निकालें, क्या निकालें भैया, परिणामी तीव्रता y निकालें, क्या निकालें, परिणामी तीव्रता y, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अच्छा, यहाँ पर क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, यहाँ पर क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो जो प्लस फाई है ये हमको ये बता रहा है कि जो हमारा कालांतर है वो अग्रगामी दिशा में है। जो फाई है प्लस फाई ये हमको बता रहा है कि जो हमारा कालांतर है भैया वो अग्रगामी दिशा में है। ठीक है, तो y बराबर y1 प्लस y2 हो गया हमारे पास। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन में थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो हमारी एक जो समीकरण थी y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी समीकरण क्या थी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक, बता दिया। ठीक, दो समीकरण पास हैं तरंग के समीकरण, जिनके आयाम a1 और a2 हैं तथा जिनके विस्थापन y1 तथा y2 हैं। ठीक है, अगर यहाँ से भैया हम परिणामी विस्थापन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिणामी विस्थापन, तो परिणामी विस्थापन हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। क्या हो जाएगा भैया, y1 प्लस y2। तो अगर y1 प्लस y2 निकालेंगे तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हो जाएगा भैया। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आगे देखो, आगे देखो भैया, y बराबर क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस, इसको a2 हम अलग लिख लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा एक सूत्र निकलेगा भैया, साइन, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो यहाँ आपको एक सूत्र याद रखना है, साइन a प्लस b का। साइन a प्लस बी हमारा क्या होता है भैया, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये हमारा सूत्र होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इसी सूत्र में इसको हम खोल दे रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा,
साइन ओमेगा टी, फिर क्या है कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन फाई। ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया हमारे पास y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस ये वाला a2 कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देखेंगे भैया कि हमारे पास साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी क्या है हमारे पास कॉमन है। क्या है भैया कॉमन, तो यहाँ से हम जो है साइन ओमेगा टी ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास a1 प्लस ये a2 कॉस फाई, क्या हो जाएगा कॉस फाई और प्लस a2 ये जो कॉस ओमेगा टी है इसको पहले लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया a2 साइन फाई, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करें, आप इसको समझने का प्रयास करें। देखो y बराबर यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास ये चीज़ दी गई है, कौन सी चीज़ भैया, ये वाली चीज़ a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक, a1 प्लस a2 कॉस फाई, ये हमारे पास क्या है भैया r कॉस थीटा है, और जो हमारे पास a2 साइन फाई दिया है ये क्या हमारे पास r साइन थीटा है। ठीक, r साइन थीटा, तो ये हमने क्या किया है मान लिया है। क्या किया भैया, ये मान लिया है, इसको हम इसमें रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको जो है हम इसमें रखने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे रखते हैं, देखो y बराबर ये क्या हो गया साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी a1 प्लस a2 कॉस फाई की जब क्या रखेंगे r कॉस थीटा, क्या रखेंगे भैया r कॉस थीटा इंटू r कॉस थीटा। ठीक है, r कॉस थीटा प्लस क्या लिखा है कॉस ओमेगा टी इंटू a2 साइन फाई, a2 साइन फाई को हम क्या लिखेंगे r साइन थीटा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भैया साइन ओमेगा टी r कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। तो हमको दोनों जगह से हमको r मिल रहा है कॉमन, r ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। तो फिर से हमारा वही सूत्र बन गया, कौन सा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जहाँ पे हमारे पास क्या है ओमेगा टी है, क्या है भैया ओमेगा टी, वो ए का काम कर रहा है, और जहाँ पे कॉस थीटा है वो क्या काम कर रहा है बी का काम कर रहा है। क्या काम कर भैया बी का। तो देखो y बराबर a, ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये जो हमारा है ये परिणामी तरंग की विस्थापन का सूत्र है, ये परिणामी तरंग की विस्थापन का सूत्र आ गया हमारे पास। y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक भैया, y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये लोग इतनी आवाज़ क्या कह रहे हैं, नीचे रूम में है, कौन है कौन है, आए गए लड़कियाँ,
ठीक भैया। तो ये हमारे पास क्या आ गया भैया, ये तरंग की परिणामी विस्थापन का सूत्र आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमने आपको दिखाया है, ये थोड़ा यहाँ से आप ध्यान करें, ये चीज़ जो हमने बताई है आपको। ठीक, A1 बराबर A2 cos फाई प्लस R cos थीटा, इनको हम मान ले रहे हैं भैया, इनको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 और इनको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। तो अब हम करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर। जब हम स्क्वायर करके इनको जोड़ेंगे, जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ठीक, तो हमको जो यहाँ से R का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको? R का मान। तो हमको यहाँ से R का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो हम R का मान निकाल रहे हैं। R का मान समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ने पर, स्क्वायर करके भैया जोड़ने पर, तो देखो एक क्या है, A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर। देखो A1 प्लस A2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारे पास? A2 साइन फाई का होल स्क्वायर बराबर R cos थीटा का होल स्क्वायर, R साइन थीटा का होल स्क्वायर, R cos थीटा का होल स्क्वायर, R साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो स्क्वायर करेंगे तो A1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, A2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई हो जाएगा, है ना, प्लस 2। फार्मूला हमारा क्या होता है? A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक, तो ये A स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है और प्लस 2AB मतलब 2 हो गया। ये क्या है? A1, ये क्या है? A2 cos फाई, ये फार्मूला हो गया, प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इधर क्या हो जाएगा भैया? R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, आगे अब ध्यान से देखेंगे भैया, ये हमारे पास लिखा है A1 स्क्वायर। क्या लिखा है? A1 स्क्वायर। फिर लिखा है A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और ये इधर लिख लेंगे प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई बराबर R स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या हो जाएगा भैया? कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ पर हमारे पास A2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? A2 स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। देखो A1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, यहाँ से हम A2 स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा भैया? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई बराबर R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, हमको मालूम है भैया कि इनका जो मान होता है वो 1 होता है, इनका मान कितना होता है? वो 1 होता है। कितना होता है? इनका मान होता है 1। तो यहाँ से हमारी लाइन क्या बनेगी भैया? यहाँ से हमारी जो लाइन बनेगी वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम R का सूत्र निकालेंगे, R बराबर, तो क्या हो जाएगा? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई का अंडर रूट। ठीक, तो हमारे पास ये जो है सूत्र है, ये काहे का निकल आएगा? ये हमारे पास सूत्र जो है ये R का निकल आएगा। काहे का आ जाएगा भैया? ये हमारे पास जो सूत्र है ये R का आ जाएगा।
ठीक, ये आर का आ जाएगा, आर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। क्या हो जाएगा भैया? 2a1 a2 cos फाई। ठीक, इसके बाद फिर से समीकरण पर चलेंगे। ठीक, अभी देखो हमने क्या किया भैया, कौन है नीचे? छुट्टी गई का हाई स्कूल की? छुट्टी गई? तो कितनी लड़कियां लोग शांत ना बैठे पा रही हैं? चलो रहने दो। तो ये हमारे पास आ गया आर का सूत्र। अभी जो है जब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 का स्क्वायर करके जोड़ा है, स्क्वायर करके भैया जोड़ा है, तो हमारे पास सूत्र काहे का आया है? हमारे पास सूत्र आया है वो है आर का। ठीक, आर का सूत्र आया है, काहे का आया है? आर का। ठीक, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अगर हम समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग कर देंगे, समीकरण 2 भाग समीकरण 1 अगर हम भाग कर देंगे तो थोड़ा देखते हैं हमारे पास समीकरण हैं कौन कौन सी। देखो समीकरण 2 हमारे पास कौन सी है? a2 sin फाई, a2 sin फाई बराबर r sin थीटा, a2 sin फाई, a2 sin फाई बराबर r sin थीटा। ठीक, r sin थीटा। इसके बाद जो आपके पास समीकरण है a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई बराबर r cos थीटा बराबर r cos थीटा। क्या करना है? इनको भाग करना भैया। क्या करना है? इनको भाग करना है। तो यहाँ से देखो भैया आपका r कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है हमारा? साइन थीटा बटे कॉस क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा भैया? टेन थीटा बराबर a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 कॉस फाई। अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 कॉस फाई, ऐसे करके यहाँ लगा देंगे टेन इनवर्स। क्या लगा देंगे? टेन इनवर्स। अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऐसे बटे a2 साइन फाई, a2 साइन फाई बटे a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक, ये हमारा आ जाएगा थीटा। ये हमारा क्या आ जाएगा भैया? थीटा आ जाएगा। ठीक, कक्षा 11 में हमने पढ़ा है कि जो हमारी तीव्रता होती है आई, ये समानुपाती काहे की होती है? आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जो हमारी भैया तीव्रता होती है आई, ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक, कौन? जो तीव्रता हमारी होती है भैया, तीव्रता वो हमारी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। जो तीव्रता हमारी होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक, अगर ये निशान हटाएंगे तो यहाँ पर कोई नियतांक आ जाता है के, आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर, आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर। अभी जो है हमने परिणामी तरंग का समीकरण निकाला था। तरंग का समीकरण, परिणामी तरंग का समीकरण कहाँ पर है? परिणामी तरंग का समीकरण ये लिखा है, ये लिखा भैया y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो क्या समीकरण? y बराबर आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
अब तुमसे अगर हम पूछेंगे कि यहाँ पर आपका आयाम क्या है, यहाँ पर आयाम क्या है, अभी हमारे पास पीछे क्या था, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी था। तो यहाँ पर आपने आयाम क्या बताया था, आयाम आपने बताया था कि a1 है, कौन है, a1। ऐसे यहाँ पर आयाम क्या है, r है। तो अगर i जो है a के समानुपाती है वर्ग के, तो यहाँ पर i जो है किसके हो जाएगी, r के भी समानुपाती हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आयाम हमारा क्या है, r है। तीव्रता जो हमारी होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर आयाम हमारा क्या है, ठीक, यहाँ पर आयाम हमारे पास r है, तो i हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू आर स्क्वायर। पीछे हम r का मान निकाल चुके हैं भैया, पीछे हम r का मान निकाल चुके हैं। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना भैया, एक चीज़ ध्यान देना, i जो हमारा है वो क्या है, k इंटू आई जो हमारा है k इंटू ए स्क्वायर के बराबर है, ठीक। अगर यहाँ से हम I1 का मान निकालेंगे, I1 तो क्या हो जाएगा, k इंटू A1 का स्क्वायर। I2 निकालेंगे तो k इंटू A2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। I2 निकालेंगे k इंटू A2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो देखो I बराबर k, यहाँ रखेंगे हम आर स्क्वायर का मान, जो पीछे निकाल के आए हैं आर स्क्वायर का मान, ये हमारे पास आर स्क्वायर का मान है। आर स्क्वायर का मान क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ठीक। I बराबर k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 k cos फाई। जहाँ पे हमारे पास k a1 स्क्वायर लिखा है, k a1 स्क्वायर, वहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, I1, क्या लिख सकते हैं, I1। तो I बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा, प्लस जहाँ पे k a2 स्क्वायर लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं, I2, क्या लिख सकते भैया, I2। यहाँ लिखा है 2a1 a2, देखो 2 जैसे k लिखा हमारे पास, तो k को लिख सकते हैं अंडर रूट k गुणे अंडर रूट k, क्या लिख सकते भैया, अंडर रूट k। तो देखो k को हमने अंडर रूट k लिख लिया, इसका मान क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो हमारे पास k अब दो जगह हो गया, दो जगह, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे अंडर रूट k a1 गुणे अंडर रूट k a2 cos फाई। ये वाली जो लाइन है, 2a1 a2 k cos फाई को हमने लिखा, पहली बात हमने लिख दिया k को अंडर रूट k गुणे अंडर रूट k। एक अंडर रूट k हमारा a1 के साथ है, एक अंडर रूट k हमारा a2 के साथ है, ठीक। तो एक हमने a1 के साथ लगा दिया, एक हमने a2 के साथ लगा दिया। अब देखो तुमको पता है कि अगर हमारे पास i है, तो यहाँ से अगर हमारे पास पता है k इंटू ए स्क्वायर है, तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू A1 स्क्वायर। अगर हम इधर रूट लगाएंगे तो हमारा इधर भी रूट लग जाएगा, तो रूट I1 का मान कितना आ जाएगा भैया, रूट I1 का मान, ये k पर तो रूट लगा रहेगा, अंडर रूट k इंटू रूट स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, अंडर रूट k इंटू A1 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास I2 का मान कितना हो जाएगा, I2 का मान रूट k अंडर रूट A2 हो जाएगा। तो भैया जहाँ पे रूट k इंटू A1 लिखा है, रूट k इंटू A1 लिखा है, वहाँ पे हम रूट I1 लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट I1, और जहाँ पर रूट k इंटू A2 लिखा है वहाँ पर अंडर रूट हम I2 लिख सकते हैं भैया, इंटू cos फाई। तो ये हमारे पास जो सूत्र आ गया, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos फाई। ये हमारे पास जो आ गई भैया, ये हमारे पास परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। क्या आ गई, परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई। क्या आ गई भैया, ये हमारे पास परिणामी तरंग की तीव्रता आ गई, ठीक। तो इस डेरिवेशन से हमने जो है काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं। यहाँ से हमें डेरिवेशन की शुरुआत हुई थी,
ठीक, यहाँ से हमारी डेरिवेशन की शुरुआत हुई थी और शुरुआत जो हमारी हुई थी वो यहाँ से हुई थी। हमारे पास दो तरंग के समीकरण थे, y बराबर a1 sin ओमेगा टी, y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करें और दोबारा फिर से देखने का प्रयास करें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है इनकी। ठीक, हम पहले अगर इनको हल करेंगे, बारी बारी से एक एक स्टेप हमने हल किया है। जब हम इनको हल करेंगे तो इनको हल करने के बाद हमको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा, इस पेज पे सबसे पहले क्या मिलेगा, इस पेज पे हमको जो है परिणामी तरंग की तीव्रता मिलेगी। ठीक, परिणामी विस्थापन का हमको समीकरण मिल जाएगा y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। हमको जो है परिणामी विस्थापन का समीकरण मिल जाएगा y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर हम इसके आगे इसको हल करेंगे, अगर इसके आगे हल करेंगे भैया, इसके आगे हमने जो पीछे भी समीकरण 1 और 2 मानी है, समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके अगर हम जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r हमारा एक प्रकार का क्या है, आयाम है, जो परिणामी तरंग का क्या है, आयाम है। तो हमारे पास r का सूत्र आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे देंगे, जो हमारे पास कालांतर का कोण आएगा, कालांतर का कोण थीटा बराबर वो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स a2 sin फाई बटे a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, और उसके बाद उसके बाद हम ये कक्षा 11 में पढ़ के आए हैं कि जो हमारी तीव्रता होती है वो आयाम की क्या होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। जो हमारी तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आई हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू ए स्क्वायर। ठीक, इसको अगर हम हल कर देंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, इसको आप देख लेना, वीडियो को बार पीछे करके देख लेना। ठीक, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक, यहाँ पर जो हमने बताया है भैया ये चीज़, इसको काफ़ी अच्छे समझ लेना। तो ये हमारी परिणामी तीव्रता का समीकरण हो गया। ठीक, तो कुल मिलाकर हमने जो है 4 डेरिवेशन किए। नंबर 1 कौन सा डेरिवेशन, सबसे पहले हमने निकाला परिणामी विस्थापन का समीकरण, परिणामी विस्थापन का समीकरण। नंबर 2 हमने जो है r का सूत्र निकाला, r जो हमारा आयाम का काम कर रहा था। नंबर 3 हमने जो है कालांतर थीटा का सूत्र निकाला। नंबर 4 जो है हमने परिणामी तीव्रता का सूत्र निकाला। एक ही डेरिवेशन से हमारे 4 डेरिवेशन निकल के आए हैं और चारों डेरिवेशन 2025 के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं भैया। ठीक, अगर बात एक बार ना समझ में आई हो तो इसको आप एक बार नहीं 4 बार देखें, लेकिन चारों डेरिवेशन आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, परिणामी विस्थापन का समीकरण है, r बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब r क्या है, आयाम का काम कर रहा है, कालांतर थीटा है, I क्या है, परिणामी तीव्रता है। ठीक है, तो ये जो है हमारे डेरिवेशन है। इनको अगर ना समझ में आया हो तो आप जो है इसको अच्छे से दोबारा फिर से रिवाइज कर लें। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया भैया, प्रकाश के व्यतिकरण से परिणामी तीव्रता निकाल लिया, प्रकाश के व्यतिकरण से परिणामी तीव्रता हमने निकाल लिया। एक क्वेश्चन हमारे पास है भैया कि समान आवृत्ति को 2 तरंगों के आयाम, समान आवृत्ति की हमारे पास 2 तरंगे हमको दी गई हैं, उनके आयाम 5:3 दिए हैं। उनके जो आयाम हैं वो 5:3 दिए हैं। ठीक, ये हमारे आयाम हैं। आयाम को मान लेते हैं कि a1 कितना दिया है, 5x, और a2 कितना दिया है, 3x। जो आ रहे हैं तो बिल्कुल शांति से आओ। a1 कितना दिया है, 5x, और a2 कितना दिया है, 3x। हमको निकालना है व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। ठीक, हमको जो है महत्तम आयाम निकालना है और न्यूनतम आयाम निकालना है। तो जब महत्तम आयाम हमको निकालना होगा, ठीक, तो हम a1 प्लस a2 कर देंगे, और जब न्यूनतम आयाम हमको निकालना होगा तो हम a1 माइनस का a2 कर देंगे। तो जब a1 प्लस a2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 5x प्लस 3x, और न्यूनतम तो 5x माइनस का 3x।
5x 3x कितना हो जाएगा 8x, और 5x में से 3 घटे कितना हो जाएगा 2x, x कैंसिल कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया 4:1, 2 चौके 8, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। ठीक, 4:1। तो हमारे पास जो A1 अनुपात A2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तीव्रताओं का अनुपात। तो तीव्रता आपको मालूम है कि I1/I2 बराबर A1² A2²। ये बता भैया I1/I2 बराबर A1² A2²। तो I1/I2 बराबर A1 हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, और A2 कितना 1 का स्क्वायर 1। तो I1 अनुपात I2 कितना आ जाएगा हमारे पास 16:1। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है भैया, ऐसे करना होगा इस क्वेश्चन को। ठीक, तो आज की क्लास को अपने यही ख़त्म करते हैं भैया। और ये हमारे जो तरंग प्रकाश की चैप्टर चल रहा है इसकी मेरी 2 क्लास हो चुकी हैं पूरी कंप्लीट, और 2 क्लास में हमने जो है हाइगेंस का सिद्धांत सीख लिया है। हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा हमने जो परावर्तन की व्याख्या कर ली है, हाइगेंस के सिद्धांत के द्वारा हमने जो है अपवर्तन की व्याख्या कर ली है, हमने जो प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ लिया है। प्रकाश के व्यतिकरण में हमने 4 डेरिवेशन आज मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले। नंबर 1 कौन सा निकाला हमने, परिणामी विस्थापन का समीकरण। नंबर 2 कौन सा निकाला हमने, आर का सूत्र, आयाम का सूत्र। नंबर 3 ने कौन सा निकाला, नंबर 3 में निकाला कालांतर का सूत्र थीटा बराबर। नंबर 4 में निकाला कौन सा, नंबर 4 हमने निकाला भैया परिणामी तीव्रता का सूत्र निकाला आई का। ठीक, उसके बाद हमने कुछ आज न्यूमेरिकल भी किए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 2025 के एग्जाम के लिए पूरी क्लास को आप करें, और इसमें जो कोई भी आपको दिक्कत आई हो ठीक तो हमको जो है कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद आपको मिलते हैं हम तरंग प्रकाश के चैप्टर नंबर 3 में। और जैसे ही हमारा ये चैप्टर पूरा हो रहा है, एक हमको कमेंट आई थी कि प्रयोगशाला विधि हमको करवानी है, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है वैसे ही जो है हम एक लेक्चर अपना लेके आएंगे, उसमें जो है सारी प्रयोगशाला विधि 8 से 9 प्रयोगशाला विधि हैं, तो उनको एक ही क्लास में हम सारी खत्म कर देंगे। ठीक, उसके बाद जो है आपकी प्रयोगशाला विधि आपके बाहर से नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम कल मतलब अगले लेक्चर में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।